हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम। और आज का जो इवेंट है वो ज़ाहिर है स्विच हमने कर दिया ज़बान को। आज उर्दू हिंदी में है तो अंग्रेज़ी की कोई ख़ास ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो आप लोगों का सबका वेलकम है। आज दानिश साहब कई महीनों बाद तशरीफ़ लाए और एज़ यूजुअल उनके साथ हमारे दिल्ली के जो लुत्फ़ ग्रुप है उनके आर्टिस्ट मौजूद हैं। आज का सेशन जो है राजा मेहदी अली खां के लिखे हुए गानों पर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर है। इसीलिए टाइटल जो है उसी से की मुनासिबत से लो हमने दास्तां उनकी सुनाई करके टाइटल है। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का और क्या तारुफ कर रहा हूँ, सारे लोग जाने पहचाने हैं, सब आपको जानते हैं। तो अब मैं दानिश साहब के हाथ हवाले करता हूँ कि अब ये उनके ज़िम्मे है इस सेशन को आगे बढ़ाने। दानिश साहब। जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज गिलगित और बल्तिस्तान का नाम हमारे मुल्क में तो कम ही सुनाई पड़ता है, लेकिन आज़ादी से पहले के कश्मीर में गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों की सिल्क रूट पर होने की वजह से बहुत अहमियत हुआ करती थी। और वहाँ पे चीन, किर्गिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान, समरकंद, बुखारा से व्यापारियों के कारवां दुनिया भर का सामान लेकर गुजरते थे। तो रात को पड़ाव डालकर और आग के अलाव जलाकर वो लोग अपने दिलकश लोकगीत एक दूसरे को सुनाते थे या फिर किस्से कहानियों के दौर चलते थे। सबसे अहम पड़ाव यहाँ की सबसे बड़ी बस्ती करीमाबाद हुआ करती थी, जो दरियाए हुंजा के बिल्कुल किनारे पर थी। और यहाँ दरिया से छोटी छोटी नहरें निकालकर घर घर पानी पहुंचाने का काम जिन इंजीनियर साहब ने किया था, उनका नाम था करम इलाही। उन्हीं करम इलाही के घर राजा मेहदी अली खां ने 23 सितंबर 1915 को आंखें खोली। यह भी कहा जा सकता है कि राजा मेहदी अली खां की जिंदगी की इब्तिदा राजाओं वाले अंदाज में हुई थी, क्योंकि बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अपने नाम में राजा लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन खानदानी एतबार से उनके नाना करम इलाही एक बड़े जागीरदार खानदान से थे और ये बस्ती भी उन्होंने ही बसाई थी। और राजा साहब के मामू एक मशहूर फ्रीडम फाइटर और उर्दू के जाने माने शायर और जर्नलिस्ट मौलाना जफर अली खां थे, जिनका अखबार जमींदार पंजाब का सबसे अहम अखबार किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन पूरे मुल्क में भी वो पढ़ा जाता था। राजा साहब की माँ, उनकी खाला और खानदान की दो तीन और औरतें उस जमाने में आप सोचिए कि बहुत अच्छी राइटर भी थीं और शायर भी थीं। इनकी जो वालदा थी, इनकी माँ, उनका शेरी मजमूआ नवाए हरम के नाम से आज भी लाइब्रेरियों में मिल जाता है। और कहा जाता है कि किसी जमाने में जफर अली खां और बाबा उर्दू यानी कि अब्दुल हक साहब अलीगढ़ में इकट्ठे पढ़ा करते थे। और एक दिलचस्प बात मुझे अभी जब मैं पढ़ रहा था इस मौजू पे, तो एक नई बात मुझे पता चली कि हुबिया यानी कि जो उनकी वालदा थी, तो शादी से पहले उनका कलाम जब बाबा उर्दू ने पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतनी बासलाहियत लड़की से उनकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जफर अली खां जो कि उनके भाई थे वो भी चाहते थे कि शादी हो जाए, लेकिन राजा साहब के दूसरे दो मामू अब्दुल हक साहब से शादी के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी जो बहन है वो बहुत काबिल है, यानी कि उन्होंने अब्दुल हक साहब को जो है इस काबिल नहीं समझा कि वो उनकी बहन से शादी कर सकें, और उन्हें लगा कि ये कम पढ़े लिखे हैं और ये लड़का जो है उनके बहन के लायक नहीं है। और फिर राजा मेहदी अली खां की वालदा की शादी हुई राजा गुलाब मेहदी खां से, जो कि राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और जंजुआ राजपूत थे। और वो रियासत भावलपुर के एक आला अफसर थे और चीफ मिनिस्टर का भी उन्हें जो है किसी ज़माने में रैंक मिला था। जो राजे वाजे होते थे तो ये मिनिस्टर्स भी रख लेते थे। लेकिन बकौल शायर कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो इस खुशहाल घराने की खुशियां देर पा नहीं रह सकीं। राजा मेहदी अली खां अभी सिर्फ 4 साल के थे कि गुलाब मेहदी खां का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन उनकी माँ हिम्मत वाली खातून थी। उन्होंने बेटे को बेहतरीन तालीम देने का फैसला किया। अपने बेटे के लिए उन्होंने जो नज्म लिखी और जो उनकी किताब की आखिरी नज्म है और मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ी, उस नज्म से उनकी माँ के अज़्म और हौसले का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और नज्म का टाइटल देखिए कितना अच्छा है,
वो कहती हैं कि फलके इल्म का खुर्शीद बनाऊंगी तुम्हें, यानी जो नॉलेज का आसमान है, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा उसका सूरज बने। तो इस नज्म में देखिए कितने अच्छे शेर उन्होंने लिखे हैं, और आज भी कितनी आसानी से हम उन्हें समझ सकते हैं, जबकि ये बात हो रही है तकरीबन 100 साल से भी पहले की। वो लिखती हैं कि ऐ मेरी आंख के तारे मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे दिल के सहारे मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे राज दुलारे मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरी रूह के पारे मेरे प्यारे बच्चे, पालना तुमको कहाँ, पालना तुमको कहा पाक खुदा ने मुझको, फर्ज सौंपा है ये उस जल्ले अला ने मुझको, तुम पे खुद हक भी मोहब्बत की नजर रखता है, प्यार करता है इनायत की नजर रखता है, साथ रखता है, साथ रहता है, हिफाजत की नजर रखता है, तुम पे कुछ खास ही रहमत की नजर रखता है, और मुझको जीने से मोहब्बत है तुम्हारे दम से, बज़्म हस्ती में मसरत है तुम्हारे दम से। और आखिर में वो कहती हैं कि जादे राह खुदा मुझको बताना है तुम्हें, हर बुरी बात के साए से बचाना है तुम्हें, पालना है तुम्हें, परवान चढ़ाना है तुम्हें, जो कि कामिल हो वो इंसान बनाना है तुम्हें, मेरे इम्कान में जो होगा वो सिखाऊंगी तुम्हें, फलके इल्म का खुर्शीद बनाऊंगी तुम्हें। और ये बात साफ जाहिर है कि उनकी माँ अपनी कोशिश में कामयाब रही, और जिनके साये आतिफत में राजा मेहदी अली खान ने अपने बचपन के कई साल यहीं बल्तिस्तान में गुजारे। शायद यही वजह है कि वादी हुंजा का माहौल और उसके खूबसूरत मंजर किसी न किसी बहाने राजा मेहदी अली खां की नज़मों में, उनकी तख्लीक़ात में, उनके गानों में और बतौर ख़ास उनके नगमों में दर आते थे। फिल्म भाई बहन के एक पैट्रियाटिक सॉन्ग के अल्फाज जो हैं वो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए सुनिए, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हमारा। दानिश आ नहीं रहा है, कोई जी, इश्यू आ नहीं रहा। उसके आगे वो कहते हैं कि पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी हैं इसकी नदियां, आगोश में इसी की गुजरी हजारों सदियां, हंसता है बिजलियों पर ये आशियां हमारा। और उसके बाद वो अल्लामा इकबाल की लाइन आती है, यानी कि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो अल्लामा इकबाल की शायरी का इतने एतमाद से राजा मेहदी अली खान ने इस्तेमाल किया है, इसके पीछे की कहानी ये है कि डॉक्टर इकबाल भी इनके ख़ानदान के बुजुर्गों में ही आते थे, क्योंकि दोनों ख़ानदानों के दरमियान बहुत पुराने देरीना रिश्ते थे, और इनकी तालीम और तरबियत में डॉक्टर इकबाल से भी कहा जाता है कि मशवरा किया गया था। तो राजा साहब ने बचपन से ही वहाँ की जो बल्ती ज़बान है, वक़ी, बलोचिस्की और कश्मीरी के साथ साथ अपने ददियाल की ज़बान यानी कि पंजाबी और नानियाल की ज़बान यानी कि उर्दू सीख ली थी। राजा साहब के मामू और उनके बचपन के दौर में वो अलीगढ़ और हैदराबाद में रहते थे, तो इस हिसाब से राजा मेहदी अली खान ने गिलगित से लेके हैदराबाद तक हिंदुस्तान के बहुत सारे रंग देख लिए थे। लेकिन बार बार बल्तिस्तान और हुंजा के मंजर हमको उनकी नज़मों में नजर आते हैं। एक नज्म देखिए जो बचपन के दिनों की है, वो कह रहे हैं, जहां शफाफ नदी बह रही है, जहां छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहां सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहां सारस खड़ा है, जहां ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें, जहां करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर, जहां भौरों के नन्हे घोंसले हैं, जहां पर तितलियों के घर बने हैं, जहां होता है जलसा हुदहुदों का, पपीहों कोयलों और बुलबुलों का, जहां करते हैं तकरीर, जहां करते हैं तकरीरें परिंदे, जहां करते हैं सैर आकर चरिंदे, जहां एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत, वहां जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा। जो माँ ने कहा था वही देखिए रंग है, वहां जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक बनूंगा। तो कराकोरम, बल्तिस्तान और हुंजा से लेकर लाहौर, अलीगढ़, हैदराबाद जैसी जगहों पर, फिर दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर रहने और हर जगह के खूबसूरत असरात जज्ब करने की वजह से राजा साहब के कलाम में एक किस्म का पैन इंडियन पर्सपेक्टिव हमको मिलता है।
जो बहुत लुभावना है और सभी के दिल को भाता है। चलिए अपनी बातें यहीं पे कुछ देर के लिए रोक कर सीमा मानसिंह साहिबा जो इस वक्त हमारे साथ हैं रुड़की से, उनसे पूछते हैं कि ये जो पैन इंडियन एस्थेटिक्स हमको राजा मेहदी अली खां की शायरी में, उनके नगमों में मिलती है, तो उसका इजहार हमको पूरी शिद्दत के साथ किस नगमे में मिलता है। ओवर टू सीमा मानसिंह साहिबा जी। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवाल काले। नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी तो ही पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी तो है मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए। जी बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे राजा मेहंदी अली खां की इब्तिदाई दौर की। नरेश कुमार शाद एक बहुत अच्छे राइटर और शायर हुआ करते थे उस जमाने के। तो एक बार राजा मेहंदी अली खां से उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आप शायर कैसे बन गए। तो राजा साहब ने बचपन में अपनी शरारतों की वजह से अपने पिटने की कहानी अपने खास मजाया अंदाज में सुनाकर बताया था कि हमें घर के बड़ों के हाथों हुई एक पिटाई ने शायर बना दिया। अब देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मतलब इंसान जो है शायर बन जाए पिटाई से, तो कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कहते हैं कि नए आज के जो नए दौर के लोग हैं, अगर इस बात को ना समझ पाए तो उन्हें ये बताना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जिस जमाने की हम लोग बात कर रहे हैं उस जमाने में स्कूल से लेकर घर तक हर इंसान बच्चों की पिटाई को एक कौमी जिम्मेदारी समझकर निभाया करता था। तो हुआ यह कि जब राजा जी छठी क्लास के छठे हुए, शरारती बच्चे थे, तो एक दिन अपने स्कूल यानी मिशन हाई स्कूल गुजरांवाला के मास्टरों से पिट पिटाकर जब अपने एक कजन के साथ घर वापस आ रहे तो रास्ते में कहते हैं कि भूख लगाई, और नतीजे में दोनों एक तरबूज के खेत में घुस गए और वहां पे जो भी कच्चे पक्के तरबूज काट काट कर ढूंढने लगे कि खाने के लायक कौन है। तरबूज शायद सभी कच्चे थे, लेकिन 60-70 तरबूज खराब करने के बाद भी जब इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कच्चे हैं, शाम होने लगी थी, इसलिए मजबूरी में घर चले गए। खेत वाले किसान ने इन दोनों की शिकायत की, तो मोहल्ले की सभी औरतों बच्चों को बुलाकर और पूरा मेला लगाकर बेत की छोटी छोटी मतलब वहां पे डंडियां होती थी बच्चों को मारने के लिए, स्कूल में मास्टर लोग इस्तेमाल करते थे, तो उन डंडियों से दोनों मुलजिमों की ताजपोशी का इंतजाम किया गया। अब ये जो लफ्ज है ताजपोशी, तो ये बाकायदा उस जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, बात की कई फिल्मों में भी आपको मिलता है। शायद मेरे महबूब में भी एक ऐसा सीन है कि वो वापस आते हैं जब उनके दोस्त राजेंद्र कुमार के जो कि जॉनी वॉकर हैं शायद, और उनके बाप जो हैं वो ताजपोशी के लिए सारे जूतों की एक लंबी लाइन वहां लगाते हैं। तो राजा मेहंदी अली खान ने सोचा कि अगर मैं मोहल्ले की औरतों बच्चों के सामने पिटा और रोया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हमारे राजा जी पिटते जाते थे और हंसते जाते थे।
नतीजा ये हुआ कि पीटते पीटते घर वालों को भी हंसी आने लगी और इस वजह से उनकी गलती माफ कर दी गई। लेकिन अपने साथ हुए जुल्म पर राजा जी ने एक पोएम लिखी जो अपनी एक बहन को सुनाई। अब साफ साफ तो नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सुनाई थी, लेकिन मैंने उनकी किताब जब ढूंढी तो मुझे लगा कि ज़रूर ये वाली पोएम होगी। तो चलिए वो पोएम मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि भैया की खा के मार लगाता हूँ कह कहे, भैया की खा के मार लगाता हूँ कह कहे, जब देखते हैं यार लगाता हूँ कह कहे। यानी मोहल्ले के जो बच्चे देख रहे हैं पिटाई, वो देखिए इसमें आ रहा है अक्स। भैया की खा के मार लगाता हूँ कह कहे, जब देखते हैं यार लगाता हूँ कह कहे, जब देखता हूँ ख्वाब कि स्कूल जल गया। अब देखिए अगर स्कूल में इतना टॉर्चर बच्चों का किया जाएगा तो बच्चों का यही दिल चाहेगा कि भाई स्कूल में आग लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब देखता हूँ ख्वाब के स्कूल जल गया, खुश हो के बार बार लगाता हूँ कह कहे, और करता है ढेंचू ढेंचू मेरे इल्म का गधा। अब देखिए क्या खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया है। करता है ढेंचू ढेंचू मेरे इल्म का गधा, होता हूं जब सवार लगाता हूं कह कहे। नाराज हो के घर से जो कोई निकाल दे, जाकर नदी के पास लगाता हूं कह कहे। पागल हूं इम्तिहान के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे मुझको नाज था वो दिल नहीं रहा, इस गम में बार बार लगाता हूं कह कहे। तो देखिए ये इंसिडेंट थी कि भाई उनकी पिटाई हो रही थी और उन्होंने कहा नहीं, हमें रोना नहीं है, हमें हंसना है। तो जब घर के बड़ों को मालूम हुआ कि भाई ये तो शायरी कर रहे हैं, तो उनके बड़े भाइयों ने, कजन्स ने उनसे कहा कि भैया आप जब शायरी कर रहे हैं और ये बचपन की बात हो रही है तो आपका कोई तखल्लुस भी तो होगा। तो राजा जी ने उस वक्त हर्ट थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा तखल्लुस घायल है। फिर तो घर में सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि लो जी राजा जी घायल हैं, इन्हें अस्पताल पहुंचाओ। इसलिए राजा जी ने चिढ़कर अपना तखल्लुस मसरूर रख लिया। मसरूर का मतलब यानी मैं खुश हूं, स्विंग में हूं। लेकिन वो कब तक मसरूर रहते? जब फिर किसी बात पर पिटाई हुई तो गमजदा होकर अपना तखल्लुस गमगीन कर लिया। तो खुद उन्हीं ने कहा है नरेश कुमार शाह से कि 2-3 महीने हम गमगीन ही रहे। लेकिन जब लोगों ने कहा कि गमगीन इंसान मजाहिया शायरी कैसे करेगा, तो इन्होंने जलकर कहा चलो भाई अब हम कोई तखल्लुस नहीं रखेंगे। और यूं हमारे राजा साहब बेतखल्लुस हो गए। शायद इसी दौर की कहानी उनकी नज्म बच्चों की तौबा में हमको नजर आती है, और ये अपनी माँ से मुखातिब करके लिखी है। आप देखिए इसमें पूरा ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको इस पोएम में नजर आएंगी। कहते हैं, हमने बकरी के बच्चों को कमरों में नचाना छोड़ दिया, नाराज न हो अम्मी हमने हर शौक पुराना छोड़ दिया। दादा अब्बा का अब चश्मा बकरे को नहीं पहनाते हम, नाना अब्बा की लठिया अब हमने छुपाना छोड़ दिया। नदिया के गहरे पानी में खाए न कई दिन से गोते, घर ही में पड़े अब सड़ते हैं, नदिया पे नहाना छोड़ दिया। घर में बैठे साधु बनकर अब इल्म की माला जपते हैं, खरगोशों के पीछे जंगल में कुत्तों को भगाना छोड़ दिया। अब हमने खाना खाकर कपड़ों से हाथ नहीं पोंछे। ये देखिए बच्चों की बहुत आम आदत हुआ करती थी उस जमाने में। जब टिश्यूज इश्यूज नहीं होते थे वो अपने कपड़ों से पोंछ लेते थे। अब हमने कभी खाना खाकर कपड़ों से हाथ नहीं पोंछे, देखो कई दिन से धोबी ने रोना चिल्लाना छोड़ दिया। हर एक बगावत छोड़ी है, हर एक शरारत रुखसत है, अब घर में फरिश्ते आते हैं, शैतान ने आना छोड़ दिया। उसके बाद अब देखिए माँ से क्या बातें हो रही, हमसे फिर भी नाराज हो क्यों, क्या तुम सौतेली अम्मी हो, अपने इस प्यारे बच्चे को अब मुंह भी लगाना छोड़ दिया। जिन आंखों में रोज शरारत थी उन आंखों में देखो अब आंसू, इन आपकी प्यारी आंखों को अब हमने रुलाना छोड़ दिया। है घर की फजा सहमी सहमी, गमगीन है बच्चे का चेहरा, कब हंस के कहोगी ए बच्चे क्यों हमको सताना छोड़ दिया। अब देखिए जो श्री कृष्ण और उनकी माँ के रेफरेंसेस मिलते हैं तो इस बिल्कुल यही रंग होता है कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया हमको। तो मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि देखिए बच्चों का और जो का माँ का जो रिलेशनशिप होती है, वो चाहे वृंदावन हो चाहे बल्तिस्तान हो, वो एक रंग आ ही जाता है।
और चूंकि आखिरी शेर में यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि लफ्ज गमगीन आ रहा है, तो हो सकता है ये उसी दौर की हो जब उनका तखल्लुस गमगीन हुआ करता था। तो चलिए हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा जर्क के साथ, और अब आ जाते हैं उस दौर में जब वो बड़े हो गए थे। तो तालीम मुकम्मल करते हुए भी राजा मेहदी अली खान ने अमृतसर और लाहौर के कई मैगजीन्स और रिसालों में असिस्टेंट एडिटर की जिम्मेदारियां निभाई। फौज की एक सरकारी नौकरी भी उनको मिली, लेकिन पसंद नहीं आई तो छोड़ दी। उस जमाने में वर्ल्ड वार की वजह से सारे लोग जो हैं बहुत तेजी से फौज में लिए गए थे और उतनी तेजी से निकाल दिए गए थे। अब ये नहीं मालूम कि इन्हें छोड़ी थी कि अपने आप खत्म हो गई थी। तो उस जमाने में एक मंथली निकलता था आलमगीर, एक वीकली होता था खयाम, बच्चों का एक मैगजीन था फूल, और औरतों का एक मैगजीन था तहजीब निस्वा। इन सब में काम करने के बाद राजा साहब अपने मामू यानी जफर अली खां के अखबार जमींदार में सब एडिटर हो गए। एक बार लाहौर के किसी बड़े आदमी के फौत हो जाने की वजह से ये खबर अखबार में आनी थी, और राजा साहब ने लफ्ज लिख दिया फौतीदगी। मामू ने सारे स्टाफ के सामने ताजपोशी तो नहीं की, लेकिन गलत जबान लिखने पर जोरदार डांट लगाई। और यूं भी मामू से उनके ख्यालात उस जमाने में नहीं मिलते थे, क्योंकि मामू जो है थोड़े से फैनाटिक होते जा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा लिबरल थे। तो ये जो डांट थी, ये ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, और वो दिन राजा साहब के जर्नलिज्म का आखिरी दिन साबित हुआ। राजा साहब अखबार का कामकाज छोड़कर, बल्कि लाहौर छोड़कर, दिल्ली में अपने दोस्त सादत हसन मंटो के पास आ गए, जहां मंटो उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा राइटर के तौर पे काम कर रहे थे। और दिल्ली आना राजा मेहदी अली खां की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। यहाँ आने से पहले वो बस लाइट हार्टेड किस्म की चीजें लिख रहे थे। यहाँ कृष्णचंद और मीरा जी का उनको साथ मिला, तो उन्होंने रोमांटिक अंदाज की भी कई चीजें कभी कभार लिखी, और इसी शहर में उनकी मुलाकात अपनी शरीके जिंदगी से भी हुई। अनिल बहल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि राजा मेहदी अली खां का कौन सा गीत हमें उस दौर को समझने में हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। अनिल बहल साहब, ओवर टू अनिल जी। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया।
जी बहुत शुक्रिया अनिल साहब इस खूबसूरत गाने के लिए और उस दौर को इतने खूबसूरत अंदाज से याद दिलाने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात कर रहे थे उस दौर की जब राजा मेहदी अली खां दिल्ली में हुआ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में हुआ करते थे। एक जाने माने हमारे कहानीकार हैं ए हमीद, बहुत रोमांटिक कहानियां लिखा करते थे। उन्होंने राजा मेहदी अली खां के ऑल इंडिया रेडियो वाले दौर के बारे में एक जगह पे अपनी किताब में लिखा है कि राजा मेहदी अली खां की तंजिया नज़मों से, यानी कि जो उनकी सैटारिकल पोइट्री थी, उससे मैं बड़ा मुतासिर था। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने जो सुना वो तो बचपन के दौर की पोइट्री थी, और ये जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा मैच्योर पोइट्री की बात कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि स्कूल के ज़माने में ही हम सारे दोस्त उनकी नज़्म एक चहलम के मौके पर हंस हंस कर पढ़ा करते थे। तो चहलम का मतलब ये है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके 40 दिनों के बाद एक एक वो होता है इवेंट, तो उसमें लोग जमा होते हैं और उसको याद किया जाता है। तो इस नज़्म में औरतें किसी मरहूम के 40वें के मौके पर मोहल्ले में जमा हैं और खाना खाते हुए वनस्पति घी की भी शिकायत कर रही हैं। उस जमाने में वनस्पति घी स्कैंडल हुआ करता था क्योंकि सब देसी घी वाले लोग थे, और अंग्रेज़ों ने ये जो है वनस्पति नया नया इंट्रोड्यूस किया था, डालडा कहलाता था, खजूर ब्रांड। और तो वनस्पति घी की भी शिकायत कर रही हैं, साथ साथ मरने वाले की खूबियां भी गिनवा रही हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे मुआशरे की ये नज़्म बड़ी सच्ची तस्वीर पेश करती थी और इंतहाई तंजिया अंदाज में बहुत सैटारिकली हमें अपना समाज दिखाती थी। और इसी नज़्म की तारीफ मीरा जी ने भी अपने पेश लफ्ज़ में की है। तो चलिए राजा मेहदी अली खां के हालात ज़िंदगी पर अपनी गुफ्तगू रोक कर क्यों ना 40वें वाली इस नज़्म के कुछ हिस्से सुन लिए जाएं। अब देखिए इस नज़्म में कोई एक नरेटर नहीं है, कई कैरेक्टर हैं। मोहल्ले और ख़ानदान की बहुत सी औरतें जमा हैं जो कभी मरने वाले की बात करती हैं, तो कभी आने वाले मेहमानों की बात करती हैं, और कभी अपने बच्चे के लिए किसी चीज़ की फरमाइश भी करती हैं। अब जाहिर सी बात है एक आदमी की मौत हो गई है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनकी भी तो मतलब उन्हें पानी चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। तो ये जो पूरा वो है, जैसे कहना चाहिए मिक्स है, उसे कितनी ब्यूटीफुल तौर पे उन्होंने यहाँ पेश किया है। और इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक नौजवान की अचानक मौत हुई है जिसकी जमीला नाम की नई नवेली बेवा अभी तक दुल्हन पुकारी जा रही है। तो अब देखिए एक औरत कहती है, जमीला अब उठो ना आंसू बहाओ, नहीं वक्त रोने का दरिया बिछाओ। अब देखिए आंसू बहाओ, नहीं आंसू ना बहाओ, दरिया बिछाओ, ये दुनिया है फानी। दूसरी कहती है, ये दुनिया है फानी, गया जाने वाला, वो रोने से वापस नहीं आने वाला। ना बेकार अब तुम दुहाई मचाओ, उठो अपने घर में सफाई कराओ। अब उसके बाद रीजन बताती हैं क्यों सफाई कराओ। मुअज्जज मुअज्जज जो आएंगे मेहमान, बहुत नाक और भौं चढ़ाएंगी अम्मा, तुम उनके लिए जल्द हुक्के मंगाओ और मियाँ भाग कर चाय लिप्टन खिलाओ। वो सब आके इजहार मातम करेंगे, वो बैठक में रोएंगे फिर चाय पिएंगे, सुनाएंगे मरहूम के वो फसाने के लब बोलने को दिए हैं खुदा ने। अब क्या रीजन दिया है देखिए, आएंगे वो मरहूम के फसाने के लब बोलने को दिए हैं खुदा ने। उसके बाद दूसरी कहती है, दुल्हन ने उतारा न था सुख जोड़ा, कि दूल्हा ने दुनिया फानी को छोड़ा। बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हजारों जवानों में बस एक था वो। अब उसके बाद बातें होती हैं कि बहुत ही रिलीजियस आदमी था, नमाज एक भी हरगिज न उसने कज़ा की, शबो रोज करता था इबादत खुदा की। वो जन्नत में खुशियां मनाएगा मत रो, वो हूरों से अब दिल लगाएगा मत रो। जमीला जमीला खुदा की कसम मुस्कुरा दे, तेरी बेकरारी ना हमको रुला दे। इन्हीं इसी बातों के दौरान एक कहती है, रजिया जरा गरम चावल तो लाना, जकिया जरा ठंडा पानी पिलाना, जमीला मुझे रोगनी नान देना, वो फिरीनी उठाना वो पकवान देना। उसके बाद अचानक दूसरी कहती हैं, जुदाई में उसके हुआ दिल दीवाना, कि लगता है अच्छा न पीना न खाना। फिर दूसरी कहती है, मंगाओ पुलाओ जरा और खाला, बढ़ा बढ़ाना जरा कौरमे का पियाला। फिर एक और कहती हैं, जिधर देखते हैं उधर गम ही गम है, करें उसका जितना भी मातम वो कम है।
फिर एक कहती हैं, वो नन्ही के जर्दे में किशमिश है थोड़ी, बहुत देर से मांगती है निगोड़ी। फिर एक बुढ़िया कहती हैं, वो टुकड़ा जुगर का था, वो टुकड़ा जिगर का था, आंखों का तारा, हमें अपनी औलाद से भी था प्यारा। अचानक एक कहती है, पड़ा है पुलाव में घी डाल डे का, खुदा तू ही हाफिज है मेरे गले का। फिर एक बड़ी भी कहती है, दुल्हन से कहो आह इतनी न रोए, बेचारी न बेकार में जान खोए। एक कहती है, अरे अरे बोटियां 3 सालन में तेरे, ये छिछड़ा लिखा था मुकद्दर में मेरे। फिर एक कहती है, दुल्हन घर में चूरन अगर है तो लाना। अब ये दुल्हन यानी कि बेवा से कहा जा रहा है। दुल्हन घर में चूरन अगर है तो लाना, नहीं तो जरा ठंडी बोतल मंगाना। फिर एक कहती है, न कर बैन इतने, न रो इतना प्यारी, हमारे कलेजे पे चलती है आरी। तो देखिए ये एक नमूना है कि बचपन की शायरी जो थी और बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद उसमें क्या खूबसूरत तब्दीली आई। हालांकि ये स्टूडेंट डेज की उनकी तहरीर है और जाहिर है कि मज़े की चीज़ है। और राजा मेहंदी अली खां की अजीब बात ये थी कि उन्होंने अदबी तौर पर आम तौर से ह्यूमरस चीज़ें ही लिखी, जैसे कि ये नमूना आपने सुना। और बहुत सी ह्यूमरस गाने भी उन्होंने लिखे, लेकिन वो वक्त की गर्द में खो गए, क्योंकि वो आमतौर से कॉमेडियंस पे पिक्चराइज किए जाते थे, तो वो थोड़ा सा पीछे चले गए। लेकिन उनके उदास गानों में एक अजब तरह की नमकीन सी मिठास है जो दिलों को बहुत भाती है। और यकीन नहीं होता कि जो आदमी इतनी ह्यूमरस चीज़ें लिखता था वो अचानक इतनी इमोशनल चीज़ें भी लिख सकता है। तो चलिए राका बहल साहिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और राका जी से दरियाफ्त करते हैं कि इस बात के सबूत के तौर पे वो कौन सा गीत यहाँ पर पेश करना चाहेंगी। राका जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। जी बहुत शुक्रिया राका जी। तो हम लोग अभी कहानीकार ए हमीद की एक तहरीर की बात कर रहे थे। उसी तहरीर में वो आगे लिखते हैं कि मेरी बड़ी आपा दिल्ली में 30 हजारी में रहा करती थी। आपा के शौहर कैप्टन मुमताज मलिक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर फौजियों के प्रोग्राम के इंचार्ज थे और साथ ही साथ वो फौजी अखबार सैनिक समाचार के भी एडिटर हुआ करते थे। हम सभी लोग 30 हजारी के अंग्रेजी क्वार्टर्स में रहते थे। हमारे साथ वाले क्वार्टर में कृष्ण चंद रहते थे, उससे आगे उपेंद्र नाथ अश्क रहते थे, उससे आगे नून मीम राशिद का क्वार्टर था। ये सब लोग ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ये खबर गर्म थी कि राजा मेहंदी अली खां भी आ रहे हैं और वो हमारे क्वार्टर में ही रहेंगे। तो उनके लिए हमारे भाईजान ने बरामदे के साथ वाला कमरा खाली कर दिया। और वो फिर लिखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के 30 हजारी क्वार्टर्स में उस वक्त मुल्क के चोटी के अदीबों का एक जगह जमा हो जाना एक अनोखी और तारीखी बात थी। हमारे क्वार्टर के बिल्कुल सामने भैरव जी का मंदिर था। उस मंदिर में सुबह और शाम औरतें और बूढ़े पूजा करने आया करते थे और मुंह अंधेरे घंटियों की मुतरन्निम आवाज़ें हमको सुनाई देती थी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कृष्णचंद का एक अफसाना भैरव का मंदिर है और वो उसी ज़माने और उसी मंदिर की यादगार है।
तो चलिए अब हम एक उनकी कुछ किताबों का भी हवाला यहाँ पे देना चाहेंगे जो मैंने इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए पढ़ी। अ, राजा मेहंदी अली खां को शायरी के साथ साथ संगीत में कितनी दिलचस्पी थी, इसका सबूत उनके शेरी मजमूए का नाम है, यानी कि मिज़राब। मिज़राब यानी जिसे पहन के आप सितार बजाते हैं और कई और साज बजाते हैं। तो मिज़राब का जो डेडिकेशन है, इंतसाब है, वो मेजर फैज़ अहमद फैज़ के नाम पे है। अब ध्यान दीजिए, फैज़ अहमद फैज़ नहीं, मेजर फैज़ अहमद फैज़, क्योंकि उस वक्त तक वो कैप्टन नहीं हुए थे, बाद में कैप्टन भी हो गए थे। तो ये दूसरी वर्ल्ड वार के दौर की बात है, जब फाशिज्म को हराने के लिए बहुत से प्रोग्रेसिव राइटर्स ने फौज में नौकरी की थी, और उस दौर की दिल्ली में इन सब राइटर्स और पोइट्स के दम से बड़ी रौनक थी। दिल्ली में रहते हुए राजा मेहंदी अली खां को शायरी के अलावा ड्रामे, मज़ामीन, फीचर्स और भी बहुत कुछ लिखने का मौका मिला। और सबसे बढ़कर ये कि इब्न इंशा उस ज़माने में एक एग्रीकल्चर का यहाँ से वो निकलता था मैगज़ीन, उसमें थे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो में भी आ गए। फैज़ थे, नून मीम राशिद थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, कृष्णचंद, विश्वामित्र आदिल, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और लिखने पढ़ने के उनको मौके मिले। उन्होंने नए नए सब्जेक्ट्स पर लिखना शुरू किया, और उसी ज़माने में सितारे सुबह के नाम से यूरोपियन कहानियों का तर्जुमा किया, और फिर बंगाली ज़बान के नावल कमला का उर्दू में नीरज सी चौधरी, जो कि अंग्रेज़ों से बड़े अंग्रेज़ हुआ करते थे, उनको सता सता के पूछ पूछ के उन्होंने तर्जुमा किया। आज देखिए तर्जुमा बहुत आसान है, बहुत से आपके पास रिसोर्सेज हैं। उस ज़माने में जब तक कोई ज़बान जानने वाला ना हो, आप नहीं कर सकते थे। और सबसे अहम बात ये हुई कि इसी दौरान में उनकी शादी, बल्कि मुलाकात, पहले मुलाकात और फिर शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो फतेहगढ़ के नवाबों के ख़ानदान से थी, और हैदराबाद में भी उनके घर के लोग जो हैं आला ओहदों पे थे, और वो खुद भी शायर थी। अब सोचिए कि जब दो शायर एक ही घर में रहें तो ज़िंदगी कितनी शायराना होगी। तो ताहिरा सुल्ताना मख्फी, मख्फी का मतलब कि वो प्राइवेटली शायरी करती थीं और यही उनका तखल्लुस था। उनसे राजा साहब को मोहब्बत नहीं, इश्क था, और ये इश्क तमाम उम्र कायम रहा। इत्तेफाकी कहिए कि ये लोग औलाद से महरूम रहे, लेकिन राजा साहब ने इस कमी को बच्चों के लिए लिख कर पूरा किया। और रेडियो में भी वो बच्चों का प्रोग्राम करते थे, और इस तरह दिल्ली के सारे बच्चे अब उनके बच्चे थे। और उन्होंने इस दौरान बौनों का किला, यानी पिग्मीज कासिल लिखा, परी का तोहफा एक कहानी लिखी, राजकुमारी चंपा, ये सब बच्चों के लिए लिखी और बहुत पसंद की गई। अच्छा, दिल्ली में उस जमाने में उपेंद्र नाथ अश्क और मंटो में एक तरह की दफ्तरी थोड़ी सी राइवलरी चल रही थी, खींचतान चलती रहती थी। और अश्क और मंटो उस जमाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रेडियो के लिए ड्रामे और फीचर्स लिखते थे। कृष्णचंद उन्हें प्रोड्यूस करते थे। कृष्णचंद एक बार जब छुट्टी पे गए तो उनकी जगह पर एक हफ्ते के लिए लखनऊ के रहने वाले एक नए साहब को काम का चार्ज मिला। और उपेंद्र नाथ अश्क जानते थे कि मंटो काफी खुद पसंद किस्म के इंसान हैं, और उनको अपनी स्क्रिप्ट में बेजा काट छाट पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में यह भी मशहूर था कि वो काफी मुश्किल से जेब में हाथ डालते थे, और अगर किसी को कभी चाय पिला दें तो इसका मतलब यह है कि उन्हें उस इंसान से कोई बहुत ही बड़ा काम आन पड़ा है। तो सोचिए कि अश्क साहब ने नए साहब को चाय नहीं, बल्कि पास की हरी भरी जो रिज है, जंगल का एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वहां ले जाकर अंग्रेजी फौज की उस जमाने में कुछ बहुत मशहूर ड्रिंक्स हुआ करती थी, वो वहां पे उन्हीं ने साफ साफ तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा, लिखा है अपनी किताब में कि मैं उन्हें रिज पे ले गया। अब रिज पे लेके मतलब क्या करेंगे, वहां मूंगफली तो नहीं खाने गए थे। तो उन्हें वहां ले जाके राजी किया कि मेरे जो दुश्मन जानी दोस्त हैं उनका दिमाग ठीक करने के लिए मंटो की स्क्रिप्ट में इतनी तब्दीलियां कर दो कि मंटो का इस बार फ्यूज ही उड़ जाए। और वही हुआ कि मंटो से अपनी स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ बर्दाश्त न हुई। तो दूसरी सुबह, ये अश्क ने अपनी किताब में लिखा है, दूसरी सुबह मंटो इस्तीफा देकर बॉम्बे के लिए चल पड़े, क्योंकि नून मीम राशिद इंचार्ज थे और उनसे भी नहीं बनती थी। मंटो के जाने के बाद राजा साहब भी अपने दोस्त के बगैर बहुत दिन दिल्ली में रह नहीं पाए। कहना चाहिए कि हमारे राजा साहब को अपने दोस्त के बगैर एक तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे थे। इसलिए मंटो ने कुछ ही महीनों के अंदर अंदर फिल्मिस्तान स्टूडियो में राजा मेहंदी अली खां को डायलॉग राइटर का
काम दिलवा दिया। उस जमाने में किसी को नहीं मालूम था कि ये एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट होने वाले हैं। चलिए अपनी बातें यहीं रोककर नवीन आनंद साहब जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे पूछते हैं कि राजा मेहंदी अली खां की जिंदगी का ये जो मोड़ है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस मोड़ को और वजाहत के साथ समझने के लिए, बयान करने के लिए वो उनका कौन सा नगमा यहाँ पे तजवीज़ करना चाहेंगे? जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए। दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। एब्सोल्युटली वंडरफुल। नवीन जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया। और इस गाने से हम दो दोस्तों के बीच में जो रिलेशनशिप थी हम उसे समझ सकते हैं। और हम लोग अभी बात कर रहे थे कैसे दो बहुत क्रिएटिव दोस्तों की दर पर्दा दुश्मनी की वजह से मंटो के पीछे पीछे राजा मेहंदी अली खां मुंबई जा पहुंचे। और फिर उपेंद्र नाथ अश्क ने राजा मेहंदी अली खां को एक खत में लगभग मजाक में लिखा कि मंटो अपने दुश्मन को तो बॉम्बे में नौकरी दिलाने से रहे। मंटो ने राजा मेहंदी अली खां से कहा, मैंने उपेंद्र नाथ अश्क के लिए अशोक कुमार से बात कर ली है। अशोक कुमार उनके बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए उससे कहो कि चाहो तो आ जाओ। इस तरह हमारे अश्क साहब भी बॉम्बे जा पहुंचे और मेहंदी अली खां भी पहुंच गए वहां पे। अजीब बात ये हुई कि अश्क पूरे वक्त यही समझते रहे कि मंटो ने अपने रेडियो ड्रामे का बदला लेने के लिए अश्क को फिल्मिस्तान बुलवाया है, और इसकी वजह से काफी बाद में कॉम्प्लिकेशंस हुई। इसी दौरान मंटो ने अपने दोस्त अशोक कुमार के लिए फिल्म 8 दिन लिखी, जो राजा मेहंदी अली खां के लिए भी एक माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के कई डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया। अशोक कुमार की जिद के आगे मजबूर होकर मंटो ने इस फिल्म में एक एयरफोर्स ऑफिसर कृपाराम का रोल किया था, और इस फिल्म के डायलॉग भी मंटो के थे। लेकिन कहानी और डायलॉग के अलावा इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें सादत हसन मंटो के अलावा मीरा जी, राजा मेहंदी अली खां और उपेंद्र नाथ अश्क ने भी एक्टिंग की थी। और अपने किरदार पंडित तोताराम का फायदा उठाते हुए अश्क ने कदम कदम पर दिल्ली की मौजूदा जबान में अगर हम कहें कि जानबूझकर खूब खूब पंगे डाले, जिसकी सारी तफसील खुद उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मंटो मेरा दुश्मन मेरा दोस्त में लिखी है। राजा मेहंदी अली खान ने इस फिल्म में अशोक कुमार के बहनोई का रोल अदा किया था, और शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी फिल्म होगी जिसमें एक साथ इतने राइटर्स और शायरों ने मिलकर काम किया था। एक और अहम बात यह है कि इसी फिल्म में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि किशोर कुमार को जिंदगी में पहली मर्तबा 4 लाइनें गाने का मौका मिला था। हालांकि उनका पहला गाना कोई दूसरा समझा जाता है, लेकिन वो किसी गाने में, किसी कोरस वाले में एक 4 लाइनें उनकी थी। कहा जाता है कि स्क्रीन प्ले के साथ साथ इस फिल्म के कई गानों में राजा मेहंदी अली खान ने भी कुछ लाइनें लिखी थी, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिल सका था। शुरू शुरू का दौर था। खैर, मंटो और अश्क के दरमियान तनातुनी की वजह से शूटिंग में काफी अड़चने आई, और ये फिल्म 8 दिन कभी बिजनेस नहीं कर पाई। और इस तरह राजा मेहंदी अली खां, अश्क, मीरा जी और मंटो का एक्टिंग करियर भी चौपट हो गया, क्योंकि नाकाम फिल्म के अदाकारों को मुंबई में उस वक्त भी कोई नहीं पूछता था और आज भी कोई नहीं पूछता है। तो 8 दिन के बाद 1947 में, यानी 2 साल के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर, फिल्म 2 आदमी आई, जिसमें राजा मेहंदी अली खां के ही गीत थे। इस फिल्म में राजा जी का पहला, यानी उनके 2 गीत थे, हाँ मैंने गलत कह दिया कि उन्हीं के गीत थे, 2 गीत थे उनके। और राजा जी का पहला ही गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया, गीता राय जो बाद में गीता दत्त हो गई, SD बर्मन और खुद राजा मेहंदी अली खां के लिए बहुत मुबारक गीत साबित हुआ, क्योंकि ये गीत SD बर्मन का भी पहला हिट गाना है, गीता राय का भी पहला हिट गाना है, और राजा मेहंदी अली खां का भी ये हिट गाना है पहला।
तो अहम बात यह है कि राजा जी ने इस गाने की स्थाई में क्लीशे का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी जगह मैं होता तो मैं कहता कि मेरा सुंदर सपना टूट गया। उन्होंने लिखा कि मेरा सुंदर सपना बीत गया। तो आइए आइए नीलम कोहली साहबा की मेहरबानी से गीता राय, एस डी बर्मन और राजा मेहंदी अली खां के पहले पॉपुलर गाने का लुत्फ लेते हैं। ओवर टू नीलम जी। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द ज़माना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों कारी बदरिया छाई है, क्यों कली कली मुस्काई है, क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों कली कली मुस्काई है, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले आँखें असुवन में डूब गई, डूब गई, आँखें असुवन में डूब गई, हंसने का ज़माना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। वाह वाह वाह। बल्कि मुझे बीच बीच में सभी सुनने वालों से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए कि इतने खूबसूरत गाने हम सिर्फ उनकी झलक पेश कर पा रहे हैं, क्योंकि वक्त का एक मसला रहता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी ज़िंदगी और इतने बड़े आदमी की ज़िंदगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नगमे हैं, लेकिन जब कोई गाना अधूरा होता है तो दिल बहुत टूटता है। नीलम जी इतना खूबसूरत गाना इतने खूबसूरत अंदाज से पेश कर रही थी कि अब इस वक्त मुझे बोलते हुए बड़ा जारिंग लग रहा है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि कभी ये गाने हम कभी पूरे भी आपको सुना पाएंगे। खैर, चलिए हम लोग वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली से राजा मेहंदी अली खां, मंटो, उपेंद्र नाथ अश्क, ये सारे लोग मुंबई जा पहुंचे, और डायलॉग राइटर्स के बाद जो है उनका ये जो बेसिक टैलेंट था उनका लिरिसिस का, ये अब धीरे धीरे सामने आया। अच्छा, ये बात हो रही है 46-47, इसी दौरान हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी की खुशी बंटवारे के गम के सामने फीकी पड़ गई। राजा मेहंदी अली खां का पूरा ख़ानदान, ख़ासतौर से उनकी माँ, और आप समझ सकते हैं कि मतलब माँ के अलावा कोई नहीं था, उनका भी कोई और नहीं था, वो वज़ीराबाद में थी, लेकिन फिर भी राजा जी ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। इस फैसले की पहली वजह तो ये थी कि राजा साहब निहायत ही नेशनलिस्ट किस्म के फ्रीडम फाइटर्स के ख़ानदान से थे, और दूसरी वजह राजा साहब की बीवी ताहिरा सुल्ताना थी, जो उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया कि फर्रुखाबाद के एक ख़ानदान से थी, और अपने शौहर से भी ज़्यादा मुल्क के बंटवारे के सख्त खिलाफ थी। उनकी रिश्तेदारी डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी दूर की होती थी, और कई दूसरे फ्रीडम फाइटर्स उनके ख़ानदान में थे। राजा साहब मुल्क के बंटवारे के कितने खिलाफ थे, इसका सबूत उनकी नज़्म खुदकुशी है।
जो बंटवारे के पागलपन पर बहुत गहरा तंज करती है। और अगर हमारे राजा साहब ने और कुछ ना लिखा होता तो ये नज्म भी उनकी अदबी अहमियत को उजागर करने के लिए काफी थी। इस नज्म में इतना गहरा तंज है कि जो इंसान की और बंटवारे की जो सोच है उसको झंझोड़ कर रख देता है। ये चूंकि फिल्मों में काम कर रहे थे तो एक फिल्म की टेक्निक भी इस नज्म में आ गई है। तो इस फिल्म में इस नज्म में कहना चाहिए किसी फिल्म की तरह से 3 मंजर है। और पहला मंजर कुछ यूं है कि रहीमुल्ला खान बंटवारे से कब्ल के खून खराबे में जख्मी हो गया था और इस वजह से वो सारा वक्त बिस्तर पे था। अब देखिए नज्म शुरू होती है और ध्यान से इसे सुनिए और ये समझिए कि बंटवारे पे समझा जाता है कि मंटो ने सबसे अच्छी चीजें लिखी, लेकिन ये नज्म भी उनकी अच्छी चीजों के सामने रखी जा सकती है। तो राजा साहब कहते हैं, राजा मेहंदी अली खां, कि रहीमुल्ला हुआ अच्छा तो उसने ये देखा हो चुकी है पार्टीशन। रहीमुल्ला हुआ अच्छा तो उसने ये देखा हो चुकी है पार्टीशन। गए कुछ भाग और कुछ मर चुके हैं, न नेता सिंह बाकी है न भीषण। सुने इस दास्तां के जब फसाने तो गुस्से ने बनाया उसको मजनू। तड़प उठा कि ले कैसे वो बदला, पिए इन काफिरों का किस तरह खूं। न क्यों कहला सका वो मर्द गाजी, वो इस गम में कई रातें न सोया। शहादत ही का रुतबा उसको मिलता, न जब ये मिल सका वो खूब रोया। अब देखिए ये जो मेंटल स्टेटस है रहीमुल्ला खां का, ये उन्हीं ने एस्टैब्लिश किया। अब देखिए इसमें एक नज्म में तब्दीली आती है अचानक। यकायक उसके सब पलटे ख्यालात, यकायक उसके सब पलटे ख्यालात, तो उसने दामने इस्लाम छोड़ा। किनारा कश हुआ सब भाइयों से, नए मजहब से रिश्ता अपना जोड़ा। अब देखिए क्या ड्रामेटिक मतलब चेंज आया है। उसके बाद कई दिन के बाद जब निकला वो घर से, तो उसके मुंह पे दाढ़ी, सर पे थे बाल। निहाला सिंह अब था नाम उसका, यानी उन्हीं ने अपने को सिख बना लिया। निहाला सिंह अब था नाम उसका, लिए कृपान वो गुस्से से था लाल। हजारों खूफिशा अरमान लेकर खड़ा था आज वो मस्जिद के आगे। पकड़ने के लिए उसको नमाजी नमाजें छोड़कर मस्जिद से भागे। तो लगाकर एक नारा वहशत आलूद, वही कृपान झट उसने निकाली। लगाकर कहा उसने ये कृपान, मान मान यानी अचानक सीने में अपने घोंप डाली। गले पर जोर से उसको फिराया और अपने जा बहक होने से पहले बयान अपना ये रुक रुक कर सुनाया। अब वो बयान देखिए उनका क्या है। कहते हैं कि तमन्ना थी कि एक सिख मैं भी मारूं, तमन्ना थी कि एक सिख मैं भी मारूं, ये पूरी तूने की अल्लाह ताला। बहुत खुश हूं रहीमुल्ला खान ने निहाला सिंह जी को मार डाला। आप देखिए वही इंसान रहीमुल्ला खां है, वही निहाला है, वही निहाला सिंह है, वही रहीमुल्ला खां है और वही अपने आप को मार लेता है। तो राजा मेहंदी अली खां हमसे ये कहते हैं कि जो पार्टीशन है ये खुदकुशी है, जिस तरह से इस इंसान ने खुदकुशी की। मैं समझता हूँ कि ये एक मास्टरपीस नज्म है। हालांकि मंटो की बहुत सी कहानियाँ हमको झिझोड़ देती हैं, लेकिन ये नज्म भी उनके दोस्त के जो उनके दोस्त का बेस्ट काम है उसके बराबर यकीनन रखी जा सकती है। लेकिन इस नज्म से पहले भी मुल्क कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का पैगाम देने वाला एक वतनी नगमा उनका बहुत पॉपुलर हो चुका था और हमारे वजीर आजम उस जमाने में पंडित नेहरू थे और ये उनका पसंदीदा गीत हुआ करता था। और आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर गली हर कूचे से हमको इस नगमे की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे साथ इस वक्त है लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. गाजरिया साहब। तो आइए उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उस अमर गीत से एक बार फिर दिलों में कुर्बानी का, कौमी मोहब्बत का, हुब्बे वतन का वही जोश व खरोश पैदा किया जाए। ओवर टू जनरल गाजरिया।
वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से। इस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ये एब्सोल्युटली वंडरफुल। इस खूबसूरत गाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। तो ख़वातीन व हज़रात, हम लोग अभी बात आज़ादी और उसके बाद बंटवारे के नतीजे में, बदकिस्मत बंटवारे के नतीजे में होने वाले हालात की कर रहे थे, जिसके नतीजे में उस दौर की फिल्म नगरी भी कई तरह की मुश्किलात का शिकार बनी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यहाँ के फनकारों ने सियासी लोगों के ज़रिए फैलाई जा रही नफ़रत को दरकिनार करते हुए दिलों को जोड़ने और इंसान को इंसान बनाने वाला अपना बुनियादी काम जारी रखा। यही वजह है कि हिंदुस्तानी फिल्में उस तारीख दौर में उम्मीद की आखिरी किरण बनकर चमकती रहीं और हमारे समाज को अमन व शांति का रास्ता दिखाती रहीं। हमारे मुल्क की मिजाज की तश्कील में शायद हमारे सियासतदानों से ज़्यादा उस दौर के हमारे फिल्मसाजों की तामीरी सोच ने अपना किरदार निभाया था। फिल्म शहीद, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसमें गुलाम हैदर का संगीत था, जो अभी आपने सुना। गुलाम वो दरअसल मदन मोहन के वालिद राय बहादुर चुन्नीलाल की फिल्म थी। ये जो फिल्म शहीद थी, उन्हीं ने पैसा लगाया था और इस फिल्म में वो मदन मोहन एक असिस्टेंट थे। हालांकि उनके बाप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आएँ या म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें। उन्होंने इनको भी फ़ौज में भेजा था। अच्छा, एक बहुत अजीब बात यह है कि हमारे राजा मेहंदी अली ख़ान भी फ़ौज में गए थे, फिर ऑल इंडिया रेडियो आए थे। मदन मोहन भी फ़ौज में गए थे, ऑल इंडिया रेडियो आए थे। दोनों जो हैं बच्चों के प्रोग्राम देखते थे, वो लखनऊ में देखते थे, ये दिल्ली में देखते थे, तो बहुत कुछ कॉमन था। और उस ज़माने में वो एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे। यानी ये जो गाना अभी आपने सुना जनरल साहब से, सारे जहां से अच्छा, और ये जो दूसरा गाना आपने सुना, जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी, मेरा सुंदर सपना बीत गया, तो उस जमाने से वो राजा साहब के काम को देख रहे थे। इसलिए मदन मोहन ने अपनी पहली फिल्म यानी आंखों से, आंखें कहेंगे, आंखें, आंखें से ही राजा मेहंदी अली खान का साथ हासिल कर लिया। हालांकि इस फिल्म में और भी गीतकार थे, लेकिन 1950 में रिलीज हुई फिल्म मदहोश मदन मोहन की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें सिर्फ राजा मेहंदी अली खान के गाने हैं। और यूं दोनों का तख्लीकी साथ एक लाजवाब क्रिएटिव टीम के रूप में सामने आया। लेकिन दोनों का बेहतरीन काम 50s में नहीं बल्कि 60s में सामने आया। हालांकि ये पार्टनरशिप 50s में शुरू हुई थी, लेकिन 50s में वो भी बहुत से दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे थे और ये भी काम कर रहे थे। और जिसे कहना चाहिए, अभी वो जो 60s में जो ब्यूटी दोनों ने हासिल की, वो 50s में नहीं हमको मिलती है। अच्छा, और एक अच्छी बात ये हुई कि दोनों को काम करते हुए अपने ख़ानदानी बुज़ुर्गों के देरीना ताल्लुकात का पता चला।
और पता चला कि उसकी वजह से ये पार्टनरशिप और गहरी होती चली गई। मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खां की दोस्ती के पीछे की कहानी का ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में दोनों के ही बुजुर्गों का ताल्लुक चकवाल शहर से था, जो इस्लामाबाद से कुछ दूरी पे एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। और मदन मोहन के दादा हकीम योगराज कोहली चकवाल के नज़दीक ही एक गांव भुवन के मारूफ हकीम हुआ करते थे। दूसरी जानिब राजा मेहंदी अली खां के ददियाल के लोग भी चकवाल के करीब ही एक और गांव हरनपुर से थे। चुनांचे दोनों के लहजे में, आदत व अतवार में और तरहदारी में और ईगो में और स्टाइल में एक 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 तरह का मिला जुला मुश्तरका रंग था, जो दोनों पे भी धीरे धीरे खुला। इसी सदियों पुराने तहजीबी रिश्ते ने दोनों को एक जान और दो कालिब बना दिया। और फिर दोनों ने इसी मुश्तरका ज़ौक़ के ज़ेर असर ऐसे लाजवाल नग़्मे तख्लीक़ किए जिन्हें मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। वो कौन थी फिल्म का गीत लग जा गले। अगर आप देखें डेटा तो फिल्मी तारीख के 10 बेहतरीन गानों की फहरिस्त में आता है। हमारे साथ आज सरिता धवन साहिबा पहली मरतबा इस फिल्म महफिल में शामिल हैं। मैं सभी की जानिब से उनका खैर मक़दम भी करना चाहूँगा और फिर उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब इस जन्म में मुलाकात हो ही गई है तो क्यों ना राजा मेहंदी अली खां और मदन मोहन के उस अमर गीत को एक बार फिर से गा लिया जाए। ओवर टू सरिता जी। लग जा गले हंसी रात लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा वाह वाह, वंडर, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अभी अगर सारे लोगों के माइक्रोफोन खुले होते तो बहुत सारी तालियां आपको सुनने को मिलती, तो मैं उन सब की तरफ से मैं बजा देता हूँ। जी जी, थैंक यू वंडरफुल, थैंक यू एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत ही खूबसूरत आपने बहुत गाना बहुत बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत अंदाज थैंक में यू पेश किया। जी, लेडीज एंड
जनरलमैन, राजा मेहदी अली खान ने हालांकि कई दूसरे मौसीकारों के साथ, संगीतकारों के साथ बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मदन मोहन वाली बात किसी और के साथ पैदा ना हो सकी। राजा मेहदी अली खान और मदन मोहन का सबसे शाहकार काम 1962 में आई फिल्म अनपढ़ के जरिए सामने आया। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस फिल्म के गाने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि उससे भी आगे, कानों में रस न खोलते हों। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा बार सुना गया फरमाइशी गीत है। ऑल इंडिया रेडियो का जो डेटा है वो बताता है कि ये सबसे ज्यादा बार इसकी फरमाइश की गई। तो तकनीकी एतबार से देखा जाए तो फिल्म अनपढ़ का ये गाना दरअसल एक गजल है। इस फिल्म के दीगर नगमे भी आज तक हवाओं में नूर व निखत घोलते हैं और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गानों की लिस्ट में सरे फहरिस्त आते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लता मंगेशकर, जिनका आज अहम दिन है, हम उनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो भी अनपढ़ के सभी गानों को अपने बेहतरीन गाने मानती थी और हमेशा उन्हें गाना पसंद करती थी। जैसे कि इसी में है वो गाना कि है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं। आइए एक ऐसा ही लाजवाब गीत सुनते हैं ईशा चौहान की खूबसूरत आवाज में। ओवर टू ईशा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ईशा इतना अच्छा गाती हैं कि मेरा प्लान है कि अगले जन्म में मैं गाना ज़रूर सीखूंगा। वो बात अलग है कि मुसलमानों को अगले जन्म का प्रोविज़न, मतलब आप जानते हैं कि फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ निहाला सिंह वाला काम करना चाहिए ताकि मैं अगले जन्म में इनका जैसा गा सकूं। वैसे ईशा के गाए इस गाने से राजा साहब की बेगम की लिखी एक पैरोडी भी याद आ गई। ये तो हम लोग अभी बात कर ही चुके हैं कि उनकी बीवी ताहिरा सुल्ताना अच्छी शायरी करती थी। अब इसका सबूत तो मैंने अभी तक आपको दिया नहीं, तो चलिए वो सबूत भी दे देते हैं। तो एक दिन उनकी बेगम ने देखा कि राजा साहब झुमका नाम की अपनी बिल्ली को पड़ोस के घर दूध की पतीली में मुंह डालने के लिए डांट रहे हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सी बिल्लियां पाल रखी थी और बिल्लियां बच्चे थे उनके, तो अपनी बिल्ली को डांट रहे थे। और झुमका, झुमका से आपको याद आया होगा बहुत कुछ कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका उनकी बिल्ली का नाम था और वो पड़ोस में गई और उसने दूध की पतीली में मुंह डाल दिया। और अब राजा साहब डांट रहे हैं और ये भी कहते जा रहे हैं कि अगर मुंह डाल ही दिया था तो सारा दूध पी लेना था, अधूरा काम क्यों छोड़ कर आई।
डांटते डांटते जब राजा जी ने बिल्ली को एक झापड़ मारने की धमकी दी तो ताहिरा सुल्ताना साहिबा से न रहा गया। उन्होंने बिल्ली की तरफ से इसी गाने की एक पैरोडी लिखी जो अभी आपने सुनी, ईशा से जो गाना सुना। और ये पैरोडी जो थी ये झुमका को गोद में बिठाकर घर आए मेहमानों को सुनाई जाती थी। तो आप भी सुन लीजिए, हालांकि आप इस वक्त उनके घर मेहमान नहीं है, अपने ही घर पे मेहमान है, लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि इस नज्म में झुमका नाम की उनकी फेवरेट बिल्ली अपने पापा यानी राजा साहब से कारपोरल पनिशमेंट के बाद भी कितनी मोहब्बत और अपनायत से बात कर रही है। तो देखिए उस जमाने के बच्चे ऐसे ही होते थे कि पिटते रहते थे और प्यार भी करते रहते थे। आजकल के बच्चे तो बगैर पिटे भी नाराज हो जाते हैं। तो देखिए वक्त बदल गया। चलिए हम उनकी पैरोडी सुनाते हैं आपको। तो वो लिखती हैं बिल्ली की तरफ से कि आपके हाथों ने समझा मार के काबिल मुझे, आपके हाथों ने समझा मार के काबिल मुझे, मैं निगोड़ी तो ये समझी मिल गई मंजिल मुझे, मुझको नामंजूर है आपका ये फैसला। ये शायद मुझे भेज देना चाहिए था और ईशाई से गा देती तो बहुत मजा आता। तो मुझको नामंजूर है आपका ये फैसला, तोड़ दी मेरी कमर ए बंदा परवर, आपने अपनी भेड़ों बकरियों में कर लिया शामिल मुझे, आपके हाथों ने समझा मार के काबिल मुझे, सामने सारे जहां के कर दिया घायल मुझे, आपके हाथों ने समझा मार के काबिल मुझे। और आखिरी अंतरा है कि पड़ गई मुंह पर मेरे हाथ की परछाइयां, कान में बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां, दो जहां की आज चोटें हो गई हासिल मुझे, आपके हाथों ने समझा मार के काबिल मुझे। तो देखिए ये थे हमारे राजा मेहदी अली खां, जिन्होंने फिल्मों के लिए कमोबेश 400 के करीब गाने लिखे और ये सभी गाने बहुत पसंद किए गए। आज भी जब ये गाने हमारी थकी हुई समातों तक पहुंचते हैं तो हमारे कानों में शहद घोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजा मेहदी अली खां की फिल्मी शायरी जो है वो आबेज़र से लिखे जाने के लायक है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने शकील, शैलेंद्र, साहिर और मजरू, मतलब इससे बड़े लिरिसिस्ट कहाँ से लाए जाएं, उनके उरूज के ज़माने में अपने नाम और काम का डंका बजवाया, जो यकीनन कोई मामूली काम नहीं था। राजा मेहदी अली खान ने अपनी खूबसूरत गज़लों और गीतों से दिलों पर राज किया। उनके बाज़ गानों का एक एक लफ्ज़ आज भी लोगों के जहन पर नक्श है। आज जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको उनके गानों के सारे अल्फाज याद हैं, तो बस इससे ज़्यादा मैं सबूत में क्या कहूँ। और जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए। तो 1962 में एक फिल्म आई थी एक मुसाफिर एक हसीना, जिसमें राजा मेहदी अली खां ओपी नैयर के साथ थे और दोनों ने इस फिल्म में बेहतरीन गाने दिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत से सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन वो मदन मोहन वाली बात जो है नहीं पैदा हो पाई। आज भी फिजाओं में जब उनके नगमे गूंजते हैं तो एक अजीब सा जादू, एक अजीब सा सहर हमारे दिल पर तारी हो जाता है। हमारे अजीज साथी अजय मनकोटिया एक अच्छे दोस्त और गुलकार ही नहीं है, एक बेहतरीन फिल्म हिस्टोरियन भी हैं। और आई एम श्योर मैंने जो बातें आपको बताई उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आइए फिलहाल उनसे गुजारिश करते हैं कि 1962 में आई फिल्म आपकी परछाइयाँ का एक वो गाना पेश करें जो कि एक लाजवाल लामिसाल तख्लीक है। ओवर टू अजय मनकोटिया। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो
फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैं निगाहें। वाह वाह, तौबा तौबा वो नशा है कि बताऊं कैसे। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बड़ा जुल्म है कि बस एक हिस्सा ही हम लोग सुन पाए। हम बहुत माफ़ी चाहते हैं वक्त की कमी की वजह से। तो चलिए, हम लोग अब बहुत सारी बातें तो कर चुके हैं, तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि अदबी एतबार से अगर देखा जाए तो फिल्मी नगमा निगारी से पहले भी राजा साहब एक ह्यूमरस शायर के तौर पे जाने जाते थे। और फिल्मी शायरी के उरूज के बाद भी वो फिर मज़ाहिया शायरी की जानिब भी वापस गए। मतलब वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उस ज़माने में जब वो अपनी पीक पर थे फिल्मी शायरी की, तो उनके कई ह्यूमरस कलेक्शन छपकर सामने आए और बहुत शौक से पढ़े गए। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उस ज़माने में एक शमा मैगज़ीन होती थी और 20वीं सदी, तो उसमें स्केच आया था उनका और उसमें लिखा हुआ था शायर फील तन। फील का मतलब हाथी और तन का मतलब तन, वो शायर जो हाथी जैसे जिस्म वाला हो। तो जाहिर सी बात है कोई जर्नलिस्ट तो नहीं लिखेगा। और मुझे लगता है कि ये जो टाइटल उन्होंने खुद अपने आप को दिया था, कार्टून था, उसमें उनका स्केच लिखा था। मैं अक्सर उस मैगज़ीन को ढूंढता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। अगर आप में से कभी किसी को मिल जाए 20वीं सदी का वो इशू जिसमें शायर फीलतन का खाका था, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो उस ज़माने, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में उन्होंने बहुत सी पैरोडीज़ लिखी। मिर्ज़ा गालिब, मीर, मतलब सारे शायरों पे उन्होंने लिखा। मिर्ज़ा गालिब और उनकी बीवी, एक उनका पूरा नज़्म है, उसके कुछ अशार मैं सुनाना चाहूँगा। आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में मिर्ज़ा गालिब के शेरों को किस तरह से इस्तेमाल किया है। कहते हैं, इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, ना कि हर बात में शौहर से खफा हो जाना। रोटियों से भी हैं हम महरूम अल्लाह अल्लाह, बावर आया हमें बीवी का खुदा हो जाना। अब देखिए क्या बात कही है कि रोटी जो रिस्क है सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर बीवी जो है रोटी कंट्रोल करेगी तो वो खुदा के बराबर हो गई। और उसके बाद कहते हैं, दिल से मिटना तेरे रोते हुए बच्चों का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। और दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द का हद से गुजरना है, दर्द का हद से गुजरना है, दबा हो जाना। आप देखिए कितने खूबसूरत शेर को कितना ह्यूमरस शेर उन्होंने बना दिया। और मीर के बारे में देखिए क्या अच्छा लिखा है। मीर की बहुत मशहूर शेर है कि सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तो अब ये कहते हैं, और मीर की माँ की तरफ से लिखा है कि बुआ चावल ना उस कमरे में तौलो, न चाबी के लिए तकिया टटोलो, बड़ी सर्दी है दरवाजा न खोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, अभी से लड़कियों के पीछे भागे, किसी लैला पे आशिक हो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया।
आप देखिए क्या बात को क्या बात बना दिया। तो फिल्मी आपने एहसास किया होगा, ज़रूर महसूस किया होगा कि फिल्मी गानों की तरह से मज़ाहिया शायरी में भी राजा मेहदी अली ख़ान की ज़बान बहुत सादा और सलीस रहती है, मुश्किल ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। ख़ास तौर से उनकी तज़मीनें, तज़मीनें का मतलब ये, तज़मीन का मतलब ये पहले से एग्जिस्टिंग एक पोइट्री पे आप अपना वर्जन लिखते हैं, तो पैरोडी भी आप उससे कह सकते हैं। तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की मशहूर मशहूर ज़माना गज़ल आपको याद है, जो उन्होंने रंगून में लिखी थी कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो राजा साहब ने इस गज़ल की बुरी गत की, किस तरह से मतलब उसको मज़ाहिया बना दिया। तो वो कहते हैं, बिकता नहीं है घी मेरा उजड़े दयार में, भूखा मरूंगा आलमे नापायदार में। लाहौर से चुरा के मैं लाया था 4 टेन, 2 मुंबई में बिक गए, 2 मालाबार में। रिक्शे में खट से बैठ के चल दी वो महलका, आशिक खड़े ही रह गए लंबी कतार में। हूं वो गुनाहगार के मुनकिर नकीर ने पीटा है मुझको घुस के मेरे ही मजार में। तो देखिए, इन हंसी मजाक वाली हल्की फुल्की चीज़ों के साथ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, राजा साहब उस दौर में बेहतरीन फिल्मी शायरी कर रहे थे। चित्रा कुमार साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आइए क्यों ना उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उस दौर को, आज लता मंगेशकर का भी दिन है, तो क्यों ना लता मंगेशकर के किसी नगमे के वसीले से उस सुनहरे दौर को याद किया जाए। और उनके मदन भैया उन्हें कहती थी, वो बहुत मोहब्बत करती थी, तो वो गीत मदन भैया का भी हो, राजा मेहदी अली खां का भी हो, क्योंकि वो दौर उनका था और हमारे फिल्म म्यूजिक का भी वही गोल्डन दौर था। तो ओवर टू चित्रा जी। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। pani ni ni re 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 ma 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 da pa ma pa re, ni re 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 ma 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 da 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 sa ni da pa, ओ पपी है, ओ पपी है, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, जारे दीवाने मारिया ताने, पिया की सुन जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। जी, बहुत शुक्रिया चित्रा जी इस खूबसूरत गाने के लिए। और हाज़रीन से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मतलब शायद म्यूज़िक पूरी तरह से आप तक नहीं पहुँच पाया, नतीजे में ये गाना और खूबसूरत आपको महसूस होता अगर ट्रैक ने हमारा साथ दिया होता और चित्रा जी का साथ दिया होता। तो चलिए हम लोग वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं।
मैं शुरू में आपको बता रहा था कि ए हमीद ने उनके बारे में लिखा, मीरा जी ने उनकी किताब का जो है वो प्रीफेस लिखा, और मीरा जी ने उनकी एक नज़्म का हवाला दिया जो कि सटायर की बहुत अच्छी मिसाल है। जन्नत की सैर उस नज़्म का नाम है। और ये इसमें शुरू की 2 लाइनों से हमको एहसास हो जाता है कि राजा मेहदी अली खां और शैतान, आप सोचिए, शैतान उनका आइडियल कैरेक्टर था। एक नज़्म उन्हीं शैतान को एड्रेस करके लिखी थी, बहुत अच्छी नज़्म है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही है। लेकिन इस नज़्म में जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें शैतान और राजा मेहदी अली खां ये दोनों जन्नत की दीवार पे बैठ के अंदर का मंजर देख रहे हैं। जैसे वो स्कूल से भागे हुए बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल में बच्चों की पिटाई हो रही है तो जाके देख रहे हैं, दीवार से छुप के देख रहे हैं। तो इस मंजर से आपको किसी स्कूल की भी याद आ सकती है, जहाँ पे हमारा आज़ाद ख्याल शायर और शैतान दोनों शरीर बच्चों की तरह से बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं, मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दीवार पे चढ़कर जन्नत के दिलचस्प मनाजिर, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे मैं और शैतान देख रहे थे, जो न कभी हमने देखा था, होकर हैरान देख रहे थे। वादिये जन्नत के बाहों में उफ तोबा एक हश्र बपा था, शैतान के होठों पे हंसी थी, मेरा कलेजा कांप रहा था। मैं न कभी भूलूंगा तोबा, मैंने देखा जो नजारा, लानत लानत बोल रहा था, जन्नत का हर मंजर प्यारा। क्यों बोल रहा था? अब देखिए सटार, देखिए उनका। कहते हैं कि मोटी मोटी तोंदों वाले बस सूरत बद हैबत मुल्ला खौफ ज़दा हूरों के पीछे भाग रहे थे कहकर हा हा, डर के मारे चीख रही थी पूरे रेशमी साड़ियों वाली, उनके दिल धक धक करते थे देख के शक्लें दाढ़ियों वाली। मैं और शैतान लब बदुआ थे। अब देखिए कितना तंज है, कितना खूबसूरत तंज है कि शैतान और ये दोनों मिल के दुआ मांग रहे हैं। मैं और शैतान लब बदुआ थे, ऐ अल्लाह बचाना इनको, अपनी रहमत के पर्दे में ऐ माबूद छुपाना इनको। तो देखिए साफ जाहिर है कि ना उस दौर के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव शायर और ना आजकल के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ऐसी हिम्मत अब कर सकते हैं जिस तरह की शायरी अभी आपने नमूना देखा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब इतनी बोल्डनेस नहीं बची, या इतना खुला जहन अब लोगों का नहीं है। एक अजीब बात यह है कि इतना खुला जहन रखने के बावजूद भी हमारे तरक्की पसंद शायरों ने राजा मेहदी अली खां को कभी काबिल तवज्जो नहीं समझा, क्योंकि काफ़ी प्रोग्रेसिव होने के बावजूद वो ना तो लेनिन और ना ही कार्ल मार्क्स की तारीफ में कुछ लिख रहे थे, ना ही उनकी अलमारी में दास कैपिटल रखी दिखाई देती थी। वो सियासी कामों या रैलियों हड़तालों में भी दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसलिए मुंबई की जो एलीट थी, जो एलीट अदबी तबका था, उसने हमेशा उनको नज़रअंदाज किया। और उसका एक सबूत ये है कि जब आज से तकरीबन 20 साल पहले राजा साहब के एक भतीजे क्रिकेट कमेंट्री की ड्यूटी पर मुंबई आए, तो उन्होंने अपनी चाची का घर ढूंढने और उनसे मिलने की कोशिश की। लोगों ने, रेडियो के लोगों से बात की उन्होंने कहा मजरूर साहब से सीनियर आजकल कोई नहीं है, उनको ज़रूर आपकी चाची के घर का पता मालूम होगा। तो क्योंकि चाचा तो जा चुके थे दुनिया से। 1 हफ्ते की कोशिशों के बाद निदा फाजली से और फिर रेडियो वालों की मदद से किसी तरह मजरूर साहब से बड़ी मुश्किल से फ़ोन पे बात हो पाई। तो मजरूर साहब ने राजा साहब के भतीजे को बताया कि उनकी मुलाकात राजा मेहदी अली खां से कभी नहीं हुई, चुनांचे वो कुछ भी नहीं बता सकते। अब सोचने की बात यह है कि राजा साहब ने 20 साल मुंबई में गुजारे और मजरूर सुल्तानपुरी ने लगभग 50 साल। लेकिन इस बात पर हैरत की शायद ज़रूरत नहीं है कि कभी मुलाकात क्यों नहीं हुई। इस हवाले से साफ साफ ये पता चलता है कि हमारा समाज किस तरह गिरोहों में बटा हुआ है, और क्यों राजा मेहदी अली खां या अख्तरुल ईमान जैसे नॉन मार्क्सिस्ट फनकारों को कभी उनका जायज़ मकाम नहीं मिल सका। तो ख़वातीन व हज़रात, 29 जुलाई 1966 को बस 50-51 साल दुनिया में गुजार के राजा मेहदी अली खां ने दाई अजल को लब्बैक कहा और वहीं मुंबई की खाक में हमेशा के लिए सो गए। आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पे हम राजा साहब का ही एक गीत हम सब की तरफ से
जैसा आप नजर करना चाहेंगे, और हम सब चाहने वालों की तरफ से ये श्रद्धांजलि की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं के मेहता साहब। ओवर टू के मेहता। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेहता साहब। और मेहता साहब के साथ साथ अब सभी फनकारों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नवाजिश, मेहरबानी, आप सबकी मदद से हम आज राजा मेहदी अली ख़ान साहब को याद कर पाए, उनके फ़न को, उनकी शायरी को, उनके ह्यूमर को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके दौर को, उनके साथियों को। और ओवर टू हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं रजी साहब। वंडरफुल रानी साहब, वंडरफुल। ऑल आर्टिस्ट, जबरदस्त प्रोग्राम रहा भाई। तो एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अगले हफ्ते का टोटली डिफरेंट है ऑब्वियसली। तो हर हफ्ते कुछ न कुछ नई थीम होती है। कमिंग वीक वी हैव द बैटल फॉर द सोल ऑफ इस्लाम बाय जेम्स डॉर्सी, हु इज अ वेरी वेल नोन, internationally known journalist based here in Singapore, and he will be introduced by Professor Greg Barton from Australia, and the concluding remarks will be given by Professor Mohammed Fadil from Canada. And कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें शामिल हों। बहुत ही his book also is with the same name, The Battle for the Soul of Islam. It's a very well recognized intellectual scholar and journalist. So over to Rafat साहब। आज के दिन आप सब लोग जो है कम से कम कमेंट्री तो अपनी दे दें, हाथ उठा के तालियां बजा दें और अप्रिशिएट करें। इसमें क्वेश्चन आंसर तो शायद ही हो। तो रफत जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने सवालात या कमेंट्री, जाहिर है कि कमेंट्री तो काफ़ी आपने देखी उसमें चैट बॉक्स में। उससे पहले कि हम लोग सवालात या कमेंट्री शुरू करें, मैं दानिश इकबाल साहब का हमेशा की तरह से बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, लाजवाब। और उन्होंने जो टीम जमा की है, लॉन्ग लिस्ट, लेकिन नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही उम्दा गाया। मैं खाली वंडरफुल लिस्ट कह के ख़त्म नहीं करना चाहता। नीलम कोहली, चित्रा कुमार, राका बेल, डॉक्टर सरिता धवन, सीमा मान सिंह, ईशा चौहान, के मेहता,
Naveen Anand, General Gajaria, and Anil Bahl साहब and अजय मंकोटिया. सो कुछ लोग जाहिर है कि नए थे, लेकिन बहुत जबरदस्त सिंगिंग थी, मजा आ गया. अच्छा जनाब, आप देखते हैं कि आप लोग चैट बॉक्स में या तो अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए, या जो है आप अपना डिजिटल हैंड भी उठा सकते हैं. तो इस वक्त तो नहीं है, लेकिन कमेंट्री शुरू कर दीजिए, कोई तो जो है शुरुआत करे. तो मैं शुरू कर दूं, उसके जी बाद जी करिए उसके करिए. बाद दूसरा से मैं हटूंगा. तो भाई, वैसे तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आज का कुछ कई महीनों बाद जो ये लोग तशरीफ लाए तो वाकई जान डाल दी. और बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत टची था, और सबने जबरदस्त डिस्प्ले किया अपनी टैलेंट्स का. और थोड़ा इमोशनल भी दानिश साहब हो गए थे लगता था, तो होना भी चाहिए था. वैसे वंडरफुल, थैंक यू ऑल. ओवर टू रफत साहब. मैं थोड़ा सा हट रहा रजी हूँ. भाई, इससे ज्यादा उम्दा कमेंट हो नहीं सकते, जो बहुत जबरदस्त. मैं बहुत खूबसूरत कमेंट हैं. जाहिर है कि दानिश इकबाल साहब जो है उनको पढ़ रहे होंगे. और देखता हूँ कि कोई और किसी की ख्वाहिश है कुछ कहने की. मैं कुछ कहूँ हुजूर? जी जी फरमाइए. मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के बिहार से. जी तो जी, हम तो बहुत आप अच्छा अपना प्रोग्राम. कैमरा खोल लें तो बहुत अच्छा है, आपका दीदार भी हो जाए हम लोगों को. मेरा दीदार करने से क्या होगा? अरे अरे जी, क्या बात है. जी जी, वाह. देखिए दानिश निकल साहब का जी दीदार जी, हम लोगों ने किया. अरे जी जी आपका जी. प्रोग्राम हर बार सुनता हूँ, ये बहुत बार. जबरदस्ती हम लोगों ने आपका घूंघट हटवा दिया. तो आपका जी जी प्रोग्राम खास करके यूट्यूब पर मैं हमेशा देखता रहता हूँ. अगर शनिवार नहीं देख पाया तो बाद में यूट्यूब पर देखता हूँ. आपने बहुत अच्छी अच्छी नज्म और उनकी मज़ाहिया नज्म सुनाई. तो एक नज्म अगर आप इजाजत दें तो राजा साहब की एक नज्म और है, बड़ी मजेदार है. 2-4 लाइनें मैं पढ़कर सुनाऊं आपको. जी 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 जी, फरमाइए. तुम्हारी उल्फत में हारमोनियम पे मीर की गजलें गा रहा हूँ. वाह. 72 इनमें छुपे हैं नश्तर जो सब के सब आजमा रहा हूँ. जी जी, बहुत दिनों से तुम्हारे जलवे खदीजा मस्तूर हो गए हैं. है हाँ. शुक्र अरे वाह, क्या बारी की बात है. सामने अपने आज फिर तुमको पा रहा हूँ. अरे वाह वाह. लिहाफ इस्मत का ओढ़ कर तुम फसाने मंटो के पढ़ रही हो. पहन के बेदी का गर्म कोट आज तुमसे आंखें मिला रहा हूँ. इसमें तुम्हारे उन्होंने घर सारे सारे आर्टिस्ट को सारे ट्रिब्यूट पे किया है. अदीबों के नाम बहुत अच्छे तरीके से जी इस्तेमाल जी जी, किए हैं. ही वाज सच ए क्रिएटिव पर्सन. तुम्हारे घर नून मीम राशिद का लेके आया सिफारशी खत. मगर तजुब है फिर भी तुमसे नहीं मैं कुछ फैज पा रहा हूँ. बहुत बस है सीधी बस. सी बात. बहुत है सीधी सी बात मेरी न जाने तुम क्यों नहीं समझती. बहुत है सीधी सी बात मेरी न जाने तुम क्यों नहीं समझती. कसम खुदा की कलाम में गालिब नहीं मैं तुमको सुना रहा हूँ. इसी में उन्होंने शाहिर को शाहजहां का दुश्मन भी लिखा है. उसके आगे कहते हैं तुम्हारी जुल्फे सिया पे तनकीद किससे लिखवाऊं तुम ही बोलो. श्री इबादत बरेलवी को मैं तार देकर बुला रहा हूँ. अरे अरे, वो बहुत बड़े हमारे कमेंटेटर हुआ करते थे उस जमाने में. मैं तुम पे हूँ जान निसार अख्तर. कसम है मुंशी फिदा अली की. बहुत दिनों से मैं तुम पे साहिर से जादू टोने करा रहा हूँ. शाहिर से जादू टोने. बहुत शुक्रिया. वंडरफुल. अगर आपका तो बड़ा अच्छा जौक है भाई आपका, जी नीरज जी. बहुत शुक्रिया. क्या बात है, क्या बात है. नहीं, थोड़ा शौक है उसमें तो जी पढ़ जी, लेता मैं हूँ. पटना में हम जो आपका लिटरेरी फेस्टिवल होने वाला है म्यूजिक वाला, अजय जी शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा आपके, डॉक्टर अजय प्रधान. उन्होंने कहा था आज नहीं, ज्वाइन डॉक्टर करेंगे. अजीत प्रधान, डॉक्टर अजीत हाँ, अजीत प्रधान, प्रधान. जी जी, अजीत प्रधान साहब. जी डॉक्टर अजीत प्रधान. पता नहीं वो उन्हें ज्वाइन किया. हाँ, तो वो नवरस आर्ट उन्होंने मुझे दावत दी नवरस है. स्कूल फॉर. अच्छा, वो कब जी है जी, आप पूछ सकता वो हूँ जब आपसे? वो जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे, और अच्छा फिर अच्छा, आपसे नवरस पूरी मैं स्कूल ऑफ सुनूंगा बैठ के वहीं पे. परफॉर्मिंग आर्ट्स. नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जी वो जी 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 सेक्रेटरी हुआ करते हैं. उन्हीं की संस्था है, वो चलाते जी हैं जी यहाँ पर. जी जी.
तो आइए जी बहुत पटना में शुक्रिया। आपका जी, खैर बहुत मकदम शुक्रिया करें नीरज हम साहब। लोग। जी जी जी, जरूर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई साहिबान या कमेंट्स आप देखते रहिए दानिश जी। रफत साहब अगर इजाजत तो मैं कुछ अर्ज करूं। महफूजुर जी रहमान, फरमाइए। मैं प्रोफेसर साहब से सिर्फ ये कहूंगा कि ये दिलीप कुमार का मशहूर जुमला कि जितने दिन बाद आप आए हैं इतने दिन ही हमने आपका इंतजार किया है। क्या बात है, यू और हैव आज का जो वे विद वर्ड्स। गुलदस्ता था उसका जी हर गुल अपनी निखत और खुशबू और अपने रंग से माला माल था। क्या अल्लाह बात है। ताला आपको, और एक अर्ज और कर दूं कि जिस तरह दावतों में लोग मिर्चों वाली नहारी सिर्फ उस उम्मीद पे खा लेते हैं कि आखिर में उन्हें गुलाब जामुन या कोई मीठ खाने को मिलेगी, इस इंतजार में हम बड़े खुश्क मौजुआत भी बर्दाश्त कर रहे थे। अरे अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। सब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका वर्ड सिलेक्शन एब्सोल्युटली वंडरफुल है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात आपने इतने खूबसूरत अंदाज से कही कि क्या बात है, मजा आ गया सब। बेशक। थैंक यू सो मच। और आपकी टीम में कोई कुछ कहना पसंद करेगा? तारिक ये भाई लोग का हाथ अपने डिजिटल सारे हैंड अप है। गाने सुनाना जी चाहेंगे पूरे के पूरे। जी तारिक दानिश साहब। जी 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 अस्सलामुअलैकुम जी। भाई। जो मैं कहना चाह रहा था महफूज साहब ने एक्चुअली बहुत खूबसूरती से कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि इतने लंबे अरसे की तशनगी जो महसूस हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, बस थोड़ी सी। अब जल्दी जल्दी आना है आपको, जी और जी जी। आपको और सपोर्टिंग आर्टिस्ट जितने भी लोग थे सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। वंडरफुल, थैंक यू ऑल वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, तो आपका वही दिल है। नहीं, तृष्णा की तो बाकी रहनी चाहिए। जी आपकी टीम में से कोई कुछ कहने वाला था, प्लीज। जी मैंने अर्ज हेलो। किया, हम में से सभी लोग जो हैं पूरा गाना अपना सुनाना चाहेंगे, लेकिन चलिए अजय जी कहाँ हैं भाई, अजय जी। हेलो। जी अजय जी जी। जी, निधि जी। जी मंकोटिया सर। I would defer to Neelam ji to speak on our behalf, ji. नहीं वो तो ओके। ठीक है, अभी निधि कुछ कह रही है शायद। जी हाँ दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और रफत साहब और सभी को बहुत सारा शुक्रिया इतना सुंदर संगीत का ज्ञान देने के लिए। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि उदयपुर में भी बहुत सारे ये इंस्टीट्यूशंस हैं और आप इस तरीके का परफॉर्मेंस लोककला मंडल में भी आपके साथी हैं, तो ऐसा एक कोई प्रोग्राम बना के उदयपुर भी आइए, ताकि यहाँ भी बहुत शौकीन लोग हैं जानने के और इस बारे में ज्ञान रखने के। तो कुछ प्रोग्राम बताइए तो हम आपको इनवाइट करें, और जी, बहुत जरूर, मजा एकदम, आया। इट अरे वाज बिल्कुल वंडरफुल। जरूर। नेकी जी और निधि पूछ पूछ, जी। अरे भाई आप जब कहें हम सब के सब चल देंगे, एक गाड़ी में सच बैठेंगे। में बहुत अच्छा और लगेगा आपका आना। जी जी, हमारे जी आप ये कुछ जो लोग और हैं कीजिए तो। ये सब घूमने फिरने की भी बहुत शौकीन है, ये सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, ये दुनिया भी देखना चाहते हैं। उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, जरूर जी जी यार, आइए। अब वो जो हमारा पहला गाना था वो आप ही के वहां तो पिक्चराइज हुआ था। हाँ। जी, 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 मुझे याद बिल्कुल। है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, वंडरफुल। Okay, I think we are at the end. Nobody, unless someone wants to say something. Last अस्सलामुअलैकुम। जी मैं ताहिर बोल रहा हूँ बॉस्टन से। जी फरमाइए। बहुत बहुत मज़ा आया आपको। मुझे कुमकुम ने आप लोगों का ये बताया था कि इसमें आप ज़रूर शिरकत करें, और अगर हो सके तो कुछ पेश भी करें, क्योंकि यहाँ हम भी इसी तरह यहाँ महफिल जमाते रहते हैं। तो मगर बहुत मज़ा आया सुन के, बहुत आप लोगों से। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी हम कोशिश करें कुछ पेश करने की। तो थैंक यू वेरी मच। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए साहब कुछ सुनाएंगे दो तो अशार। मैं असल में मेरे पास म्यूजिक का सेटअप अभी इस वक्त है नहीं। मैं ये चलिए। सोचा था कि आप लोग किस तरीके से ये सेटअप कर लेते हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो लेकिन हम लोग कभी कभी ये है कि जहाँ महफिलें होती हैं तो हम लोग अपने
गा लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है, जैसे बॉस्टन में भी। तो कुमकुम वगैरह ये इनका भी एक प्रोग्राम होता है, और कुछ और इसी तरह के हर 2 हफ्ते बाद एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जो कि वहाँ मौजूद में सामने जाके करते हैं। तो हम लोग मज़ा आता है। इस वक्त सुनने में बड़ा मज़ा आया कि सबने बहुत अच्छी तरीके से गाया, और खासतौर पे दानिश साहब ने तो इसको प्रोग्राम को जिस तरीके से लहराया है, चलाया है, बहुत अच्छा लगा कि अपने चुटकुले भी छोड़ते रहे बीच में वो, और अपने हर गाने के बाद कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी तहरीर भी सुनाई। तो वो कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए हर गाने के बाद उन्होंने भी। तो इससे फायदा ये होता है कि जो गुलकार होते हैं, जो फनकार होते हैं, उनको हौसला अफजाई तो होती है अपनी जगह पे, लेकिन सामाईन को भी मजा आता है सुनने में। बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। मुझे लगता है कि हम लोगों को कंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था, तबीयत खुश हो गई। और दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओ साहब आ गए वापस। नहीं 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 भाई, मजबूरी थी, हमें भागना, हमें 40 मील जाना है, रफत को सिर्फ 10 मील जाना है। मैं कैचअप करने की कोशिश में ऑफ द सेम प्लेस। जी रजी भाई कंक्लूड कर दिया है, अगर आपको कुछ फिनाली। प्रणाली ये है कि आई थिंक द वे इट वेंट, इट इज, इट साउंड्स इनकम्प्लीट। तो अगले महीने कुछ गूगल करके आप लोग कुछ ऐसा करें, इसको ब्लेंड कर दें कि या तो मदन मोहन को ले कुछ करें जिसमें ख्वाजा मेहदी अली भी आए, दूसरे शायर भी आए, लेकिन मदन मोहन के इर्द गिर्द हो। आई थिंक यू विल हैव वंडरफुल, आई मीन या रजी भाई गाने भी अगर पूरे हो ये जाए। कंप्लीट नहीं लग रहा, नॉट बिकॉज दानिश भाई वेरी गुड, वेरी गुड। इनको मुतमईन करना बड़ा मुश्किल काम है दानिश भाई। नहीं नहीं, ये आ रहे हैं दिसंबर में, तो इनको एक कमरे में बंद करके सारी चीजें सुना देंगे। दानिश भाई हो सकता है मेरा भी प्रोग्राम बन जाएगा तो अरे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, जरूर आए भैया आप लोग। और एज यूजुअल रजाउल्ला साहब ने एंड में जो है हाथ उठाया है। रजाउल्ला साहब प्लीज क्विकली। ये माफ कीजिएगा, वक्त आप लोगों का तंग हो रहा है, मैं कोशिश में हूँ। असल में मुझे ये हाथ वाथ उठाने में बड़ी परेशानी होती है, इधर समझ में नहीं आता क्या। हाथ उठाना अच्छी बात भी नहीं है, वैसे भी है। लेकिन सिर्फ इसलिए आवाज सुनाइए अपनी। ये मैंने हाथ कभी मत उठाइए, किसी पे मत उठाइए भाई। वैसे हम रजाउल्ला साहब गांधीवादी लोग हैं। आपने कहा कि आप मैं देखने में भी गांधी लग रहा हूँ आजकल। कहा आपने कि हम लोग के ऊपर वक्त तंग हो रहा है, ये भी कोई सही बात नहीं है। हम लोग के ऊपर वक्त नहीं तंग हो रहा, हम लोग ठीक ठाक हैं। मगर मुझ पर तो हो रहा है। मैं आपसे गाड़ी में काफी आगे हूँ आप लोगों से। बहरहाल एक तो ये कि एज यूजुअल हमारे दानिश इकबाल साहब का जवाब नहीं है। वो इतना जबरदस्त प्रोग्राम देते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों में, हमारी बेटी वगैरह को भी शौक है, मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेट किया करो, लेकिन उनके सॉकर गेम ये वो चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि ये आपका प्रोग्राम ना सिर्फ ये सच ए गुड कॉम्बिनेशन, उसमें मौसीकी भी आती है, उसमें इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त मिलती है जो आम तौर के लोगों को नहीं पता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 जबरदस्त आप प्रोग्राम देते हैं, और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और यही आप प्रोग्राम देते रहें। एक बात सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आप शायद हमारे रजी भाई तो वाकिफ होंगे कि शिकागो बेस्ड यहाँ पे उर्दू इंस्टीट्यूट है, जिसके के खास बानी भी और बहुत ही मेन करता धरता जो है वो हमारे क्या नाम है भाई, ला हौल वला कुव्वत, हमारे उमर 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 जी, आपकी उम्र नहीं वो भी नहीं, जो कि उर्दू इंस्टीट्यूट के मेन है, और वो यूएसए के तरफ से दिल्ली मधु हुए थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और हैदर, अमीन हैदर गालिबन, मैं अब उनका नाम है अमीन हैदर। तो वो उर्दू इंस्टीट्यूट उन्होंने कायम की हुई है, काफी 30-35 साल से यहाँ चला रहे हैं, और बड़े अच्छे प्रोग्राम देते हैं। यहाँ पे मुशायरे भी होते रहे और हर महीने प्रोग्राम होता है यहाँ। तो उस सिलसिले में उन्हें खास तौर पे पाकिस्तान के होने की वजह से वीजा नहीं मिल रहा था। एक दिन पहले वो जो नवंबर में मौलाना आजाद की बर्थडे के आसपास उर्दू प्रोग्राम होता है दिल्ली में हर साल, उसमें उनको इनविटेशन था, 6 महीने
कोशिश की थी, नहीं मिला था, एक दिन पहले उनको वीजा मिल गया था और काउंसल जनरल ने खास स्पेशल। तो कहने का मतलब ये, अगर आप चाहें तो उनसे रब्त कायम करें और उनसे आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। बस यही मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। ये अमीन हैदर जो है ना, ये मुशायरा का जो इनका प्रोग्राम होता है उसमें हमारी शिरकत भी होती है, हर दो हफ्ते होता है, तो उनसे मैं अर्ज कर दूंगा इसके बारे में। चलिए, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, बड़ी। चलिए जनाब, इस पे हम लोग अब विदाई लेते हैं दूसरे से। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगले महीने। जी जी, थैंक यू। टीचा नहीं छूटने